हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पे हमने देखा था जैक बोर्ड का मैथ्स मॉडल पेपर क्वेश्चन को हमने पूरा सॉल्व किया था। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट का कहना था, दीदी इसी तरीके से साइंस का भी आप बता दो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बता भी दूंगी, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मैथ्स का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वाला वीडियो भी देख लेना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है, ठीक है। आप लोग चाहते हैं तो प्रिंट करवा लो, प्रिंट करके थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहो तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट साइंस, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्रश्नों की संख्या 27 रहेगी, 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। और यहाँ पे टाइमिंग तो नहीं दिया गया है, लेकिन मैथ्स में लिखा था कि 2 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे सबसे पहले है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, भौतिक एवं रसायन शास्त्र ग्रुप ए, यानी सेक्शन वो ए का। तो सेक्शन ए यहाँ पे देखिए, प्रश्न पत्र में हम अभी समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम पे समझना उतना आसान रहे। तो यहाँ पे 2 ग्रुप ए एवं बी है, एवं दोनों ग्रुपों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। ग्रुप ए में भौतिक एवं रसायन विज्ञान रहेगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और ग्रुप बी में बायोलॉजी रहेगा, ठीक है। चलो अब ग्रुप ए को देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1 मार्क्स करके है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें, लाइट ट्रेवल्स इन, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या फिर उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रकाश की किरणें कभी टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती, मतलब इस तरीके से प्रकाश की रेखा कभी गमन नहीं करती। किसी भी दिशा में ये भी सही नहीं होगा। तो सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 2, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड, मिलीमीटर प्रति सेकेंड। तो ऐसे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बेहद अच्छे ढंग से याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 इंच, 100 सेंटीमीटर। ये तो जैक बोर्ड का मॉडल पेपर है। तो जब मैंने बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्व करके दिया था, तो भी बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन था कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 इंच, या फिर 100 सेंटीमीटर। बताइए कौन सा होगा? तो ये वाला आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। 1 नंबर या फिर 3 नंबर का कुछ भी आंसर आप लोग दे देना, मतलब कुछ भी क्वेश्चन नंबर करके आंसर आप लोगों को सही देना। 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 इंच, या फिर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर, वोल्ट मीटर, थर्मामीटर, या फिर मोनोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, V/I का अनुपात कहलाता है। ये विद्युत धारा का क्वेश्चन है। विद्युत धारा का चैप्टर जो था आप लोगों का, शायद अध्याय नंबर 12 का क्वेश्चन है ये फिजिक्स का। तो V/I का अनुपात क्या होगा? ये ओम्स लॉ से संबंधित है, यानी ओम का नियम से संबंधित है। यहाँ से आप लोगों को समझ जाना चाहिए, ओम नियम से भी पूछा जाता है। ओम नियम को काफी बार सब्जेक्टिव के तौर पे 5-6 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। तो ओम का नियम को सिद्ध करे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, V/I का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रतिरोध। V/I जो कि ओम लॉ होता है, तो V/I को हम लोग एज अ प्रतिरोध देखते हैं, ठीक है, प्रतिरोध देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है,
तो Fe2O3 प्लस 2Al हो जाता है Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी जो ये समीकरण दिख रहा है, यानी जो ये आप लोगों को अभिक्रिया दिख रही है, कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था ना कि अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है। अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो क्या क्या 5 अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। देखो हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत डिटेल्स में भी बता रही हूँ। तो 5 अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया दिख रही है, हमें बताना है कि वो कौन सी अभिक्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि हम लोग वियोजन अभिक्रिया में कहते थे, वैसी अभिक्रिया जो एक अकेला यौगिक ऊर्जा के उपयोग करके 2 या 2 से अधिक सरलतम पदार्थों में क्या करता है? टूटता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब परिभाषा क्या हो जाएगा? वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा। तो क्या करती है यहाँ पे? यौगिक, जो उसका यौगिक है उसको विस्थापित कर देती है, जिसका कम अभिक्रियाशील तत्व है उसको यौगिक से विस्थापित कर देती है, वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे, वो कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। अगर हम लोग कह दे कि यहाँ पे आप लोगों के पास ऐसा भी क्वेश्चन काफी बार देखने को मिला है कि विस्थापन अभिक्रिया का एक क्या करें, एक अभिक्रिया दर्शाइए जो विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाती है। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं कि CuSO4 प्लस Zn। ये जो क्या हो जाएगा? ये Zn हो जाता है, ZnSO4 प्लस Cu। तो ये क्या है? ये विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हो अगर याद ना हो तो, क्योंकि काफी बार पूछा जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो द्विविस्थापन का परिभाषा अगर आप लोगों से पूछा जाए तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के बीच आयनों की अदला बदली होती है। ठीक है, 2 यौगिक रहते हैं प्लस में, अब उन लोगों के बीच आयनों की ही अदला बदली हो जाती है और फलस्वरूप क्या होता है? नए यौगिकों का निर्माण होता है। तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है ना, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड होता है उसमें। तो ऑप्शन में क्या था? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एसिटिक अम्ल होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। साधारण क्या है यहाँ पे? साधारण नमक का सूत्र बहुत आसान है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। किसी विलयन का पीएच का मान 5 है, वो क्या होगा? तो आप लोगों को मैंने बताया था एक वीडियो में कि पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल होता है ये उदासीन 7, इधर होगा 6, 5 और इधर होगा 8, 9। तो इधर जितना भी होगा और इधर जितना भी होगा, वो इधर वाला जो जितना भी मान वाला होगा वो क्षारक होगा। ठीक है ना, यानी 8, 9 जो भी होगा क्षारक होगा, और 5, 6 वाला जो भी होगा वो अम्ल होगा। तो यहाँ पे 5 पूछा गया है तो ये अम्ल होगा। किसी विलयन का पीएच का मान 5 है, वो क्या होगा? तो वो अम्ल होगा। अगर यहाँ पे पूछ लिया होता कि 8 है तो उसका क्या होगा? तो वो क्षार होगा। ठीक है, क्षारक होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि दूसरे क्वेश्चन में CaCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? यानी इसका अनुसूत्र दिया गया है, आप लोगों को नाम बताना है। विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विरंजक चूर्ण कम होता है CaClO2। मैंने गलती लिख दिया, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे अब हमें दिया गया है खाली स्थानों को भरे, फिल इन द ब्लैंक्स।
चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है, ठीक है। अवतल दर्पण की बात की गई है, ध्यान से पढ़ना किसी भी क्वेश्चन को। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी f बराबर क्या हो जाएगी, फोकस दूरी f बराबर हो जाएगी 8/2। फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, ठीक है। आवेश का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, आवेश का एसआई मात्रक, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज क्या हो जाएगा, कूलम्ब, ठीक है ना, कूलम हो जाएगा, ठीक है, कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि एल्केन का सामान्य सूत्र, ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज क्या हो जाएगा, CnH2n+2, CnH2n+2। एल्केन, एल्किन, एल्काइन आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था, 3 पार्ट में वीडियो था उस चैप्टर का। एल्केन, एल्किन, एल्काइन और भी बहुत सारे हैं। तो इसका एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी केमिस्ट्री का है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहते हैं, यानी कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज डैश रिएक्शन। तो इसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। लिख लोगे ना आप लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यहाँ जगह नहीं है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है, ठीक है। उदासीन, अब कह दिया जाए कि पीएच स्केल में उदासीन का मान कितना होगा, तो उदासीन का मान 7 होगा, ठीक है, उदासीन का मान 7 होगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, देखिए 2 मार्क्स का है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, ये हो गया अब 2 मार्क्स का। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम लिखे। मैंने जब ये चैप्टर आप लोगों के सामने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था, तब मैंने आप लोगों से यहाँ डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह भी पूछ सकता है कि प्रकाश के कितने नियम होते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, शायद याद हो बहुत सारे स्टूडेंट को। तो प्रकाश के 2 नियम होते हैं, ठीक है, प्रकाश के 2 नियम होते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ। तो एक तो होता है कि जब आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, एक मिनट, यहाँ पे मैं पहले चित्र बना लेती हूँ फिर समझाती हूँ। तो देखो यहाँ पे ये जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर डाला गया है अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। ये हो गया एक नियम, मतलब पहला नियम। और दूसरा नियम होता है, अच्छा दूसरा नियम भी यहीं पे हम लोग दर्शा सकते हैं कि ये जो कोण बन रहा है ना यहाँ पे और यहाँ पे कोण जो बन रहा है, यानी जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है, सॉरी आपतन कोण और अपवर्तन कोण है, तो वो जो है उसका अनुपात जो है एक ही है। यानी हम लोग ऐसा कहते हैं कि किसी भी दिए गए माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात स्थिरांक होता है। ये हो गया नियम नंबर 2, ठीक है, नियम नंबर 2 हो गया। तो प्रकाश के परावर्तन नियम को अगर आप लोगों से मतलब पूछा जाए तो आप लोगों को बस इतना लिखना है कि पहला नियम है आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये जो आपतन आप लोगों को दिख रहा है लंब, ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम आप लोगों को ये लिखना है कि दोनों मतलब किसी भी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात स्थिरांक होता है, मतलब 1 होता है। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। माफ करना मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल पा रही हूँ, थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखें। तो अवतल दर्पण आप लोगों को पता होगा, तो अब जाहिर सी बात है अवतल दर्पण के लिए पूछा गया है यहाँ पे मॉडल पेपर में, तो आप लोगों को समझ लेना होगा कि एग्जाम में शायद उत्तल दर्पण का पूछ ले। तो उत्तल दर्पण आप लोगों को पता है जो गाड़ी का पार्श्व मिरर होता है, जो साइड का मिरर होता है, उत्तल दर्पण की बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो उत्तल दर्पण की अगर बात की जाए तो गाड़ी के पार्श्व मिरर में जो है
जो शीशा रहता है उसमें यूज होता है। अवतल दर्पण का अगर पूछ लिया जाए तो ज्वार भट्टी में प्रयोग होता है, और भी काफ़ी सारे जगहों में इसका प्रयोग होता है। आप लोग लिख सकते हैं। इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करके वीडियो को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है, ये सब चीज़ें आप लोग खुद क्लियर कर सकते हैं ना। मैं सिर्फ जो थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है थोड़ा बहुत करके मैं बता दे रही हूँ, और कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा माफ़ करना, मुझे बोलने में दिक्कतें हो रही है, थोड़ा तबीयत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 3 चालक जिनके प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे कहा ही गया है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो आप लोगों को चित्र बनाना आता होगा शायद। 1 मिनट में दिखाती हूँ। तो ठीक है, आप लोग ऐसे चित्र बना सकते हो। ऐसे हम लोग चित्र बनाते हैं ना, मैं एक ब्रीफ सा स्केच बनाती हूँ आप लोगों के सामने। R1, R2, R3, तो 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में ही है, तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिरोध। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 2 प्लस 4 प्लस 6। देखो, जब मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, तो मॉडल पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछा भी गया है। तो इसका प्रतिरोध कितना आ गया? 12 ओम। ठीक है, बहुत आसानी से अगर इतना थोड़ा बना लिया आप लोगों ने, चित्र अगर नहीं भी बनाया, अगर इतना थोड़ा सा बना लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों का 2 मार्क्स तो पक्का है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। आप सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है? देखो, ये भी 2 मार्क्स के लिए, यानी थोड़ा सा पैराग्राफ आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है? आमतौर पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोडियम जो होता है वो थोड़ा ज्वलनशील पदार्थ होता है, तो केरोसिन तेल में डुबो के रखने से उसका वायु से संपर्क टूट जाता है ना। तो वायु से संपर्क टूट जाता है तो वो जलता नहीं है। तो ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 10 में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। अच्छा, यहाँ पे समीकरण दिया गया है, इसे हमें संतुलित करना है। N2 प्लस H2, ये हो गया NH3। तो इसको संतुलित कैसे करते हैं यहाँ पे देखती हूँ। अच्छा, यहीं पे देख लेते हैं ना, जगह है थोड़ा सा। N2 प्लस H2, जो भी समीकरण दिया गया है उसे एक बार लिख लो। NH3। तो देखो, N2 प्लस H2, तो देखो यहाँ पे H3 है ना, यहाँ पे H3 है, तो और यहाँ पे H2 है, यहाँ पे N अकेला है, लेकिन यहाँ पे N2 है। तो अब क्या करेंगे? तो अब हम लोग यहाँ पे अच्छा, N2 प्लस H2 प्लस NH3, तो ये जो N2 है यहाँ पे हम लोग 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2N हो गया, यहाँ पे N2 हो गया, लेकिन H3 यहाँ पे है H2। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया? 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 जो हो गया, मतलब H जो हो गया वो 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे H3 है, तो H3 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे 2NH3 हो गया, तो यहाँ पे 6 जो H जो है वो 2 के साथ जब 2 इंटू 3 होगा 6 हो जाएगा। तो ये हो गया, ऐसे समतुलित हम लोग कर सकते हैं, यानी N2 प्लस 3H2 जो हो जाएगा 2NH3 हो गया ये। अब दूसरा है यहाँ पे Fe प्लस H2O। क्या था? H2। देखो, इसको कैसे संतुलित करेंगे? सो यहाँ पे Fe अकेला है, लेकिन यहाँ पे Fe3 है, 3 है, H2O, यहाँ पे O4 है, और यहाँ पे H2, यानी H जो है वहाँ पे 2 है। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग ये जो Fe3 है इसको यहाँ पे 3 लिखते हैं, ये वाला संतुलित हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे H2O है
और यहाँ पे तो Fe3O4 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 4 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, 4H हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे 4 दे देते हैं, तो ये हो गया 8। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 दे देंगे, है ना, O4 है तो यहाँ पे दे देंगे 4, तो ये संतुलित हो गया। चलो ऐसे संतुलित करके दिखाना है आप लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अब चलते हैं। एक धातु का नाम अथवा संकेत लिखे जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में क्या पाई जाती है, पारा, है ना, पारा पाई जाती है। और अगर पूछ लिया कि धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, बताओ, कोई बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एक ऐसी अधातु का नाम अथवा संकेत लिखे जो विद्युत के सुचालक है, ठीक है, विद्युत का सुचालक है। तो ये आप लोग अच्छे से आंसर दे सकते हो। यू आई थिंक ये सब के ऊपर कुछ डिस्कशन करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी बात कर लेते हैं मार्क्स 4 के लिए। क्वेश्चन मुझे दिखा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है, इसका संशोधन किस प्रकार संभव है। तो निकट दृष्टि दोष, देखो इसमें थोड़ा सा ना स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है, सोच लेते हैं निकट दृष्टि दोष है तो निकट की चीज़ों में देखने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर बैठे चीज़ों को या फिर दूर की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होती है। जो दूर चीज़ें हैं ना उसको देखने में प्रॉब्लम होती है निकट दृष्टि दोष में। इसके क्या कारण है, तो निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है। तो इसके 2 कारण प्रमुखता माने जाते हैं। पहला तो नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, ठीक है, आप लोग एक कारण भी दे सकते हैं, 2 कारण भी दे सकते हैं। तो पहला कारण है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, और दूसरा कारण जैसा कि हमें पता है कि पक्षमाभी पेशियां जो होती है आंख में, पलके जो हम लोग बंद करते हैं खोलते हैं, तो वो जो किसकी वजह से होती है, पक्षमाभी पेशियों के कारण। तो पक्षमाभी पेशियों में सिकुड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है। तो इसके 2 रीजन है, पहले तो नेत्रगोलक बड़ा हो जाता है और दूसरा है पक्षमाभी पेशियों में सिकुड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है। तीसरा क्वेश्चन है इसका संशोधन किस प्रकार संभव है। तो इसका संशोधन तो पता ही है, अवतल लेंस द्वारा ही हो सकता है, यानी जितना फोकस होगा कि किसी इंसान, हर एक इंसान का पावर होता है, आप लोगों को पता है ना, पावर के हिसाब से चश्मा दिया जाता है। तो लेकिन आप लोगों को लिखना है इसका संशोधन अवतल लेंस द्वारा ही संभव है। तो ऐसा आप लोग नोट्स में लिख सकते हैं या फिर सजा के लिख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो ऐसी दृष्टि दोष जिसके कारण आपको निकट स्थित वस्तु तो साफ साफ दिखाई देता है परंतु दूर स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, वो क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसके क्या कारण है, तो मैंने अभी बताया इसके 2 कारण है। एक तो पक्षमाभी पेशियों की सिकुड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है, और दूसरा कारण आप लोग लिख सकते हैं कि नेत्रगोलक का जो मतलब नेत्रगोलक होता है वो बड़ा हो जाता है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन था कि इसका संशोधन किस प्रकार संभव है। तो मतलब इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करके हम लोग इसको संशोधित कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अच्छा से सजा के पैराग्राफ के हिसाब से लिखते हैं तो आप लोगों का 4 मार्क्स आना संभव है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देख लिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 14, तो ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण दीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले ही 5 अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किया था, है ना, 5 अभिक्रिया, तो मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था आप लोगों को। तो देखो आप लोगों को मैंने जब इस चैप्टर के ऊपर बात हुई थी हम लोगों की, तो मैंने आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, हालांकि ये 4 मार्क्स के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बताया था कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को साथ में क्या कहता है। किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, नहीं तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, तो अगर रेडॉक्स कहीं पे लिखा हुआ हो तो आप लोगों को समझ जाना होगा कि उपचयन अपचयन की एक साथ बात हो रही है। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन अपचयन की अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए, यानी हमें परिभाषा देना है उपचयन अपचयन की। प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। प्रत्येक के लिए उदाहरण मैं काम करती हूँ यहाँ पे। उदाहरण में आप लोगों को उपचयन अभिक्रिया
उपचयन अभिक्रिया की अगर बात कर ले तो हम लोग उदाहरण दे सकते हैं MgO2। ये अभिक्रिया के फलस्वरूप MgO हो जाएगा। अपचयन अभिक्रिया का अगर एक उदाहरण दिया जाए, अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये बन जाएगा H2O। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, साथ में इसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। और हाँ, व्याख्या करने के लिए भी पूछा गया है, तो आप लोग उपचयन अभिक्रिया की परिभाषा में ये लिख सकते हो कि अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हुआ है ऑक्सीजन का, तो क्या लिखना है, अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का पृथक्करण। ठीक है, हाइड्रोजन का पृथक्करण हो जाता है तो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक्करण और हाइड्रोजन का योग अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यानी उपचयन अपचयन का बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल विलंब हो। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, सुनो अच्छे से सुनो। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, O2 का मतलब योग होता है। और हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है। लेकिन उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जो होता है वो पृथक्करण होता है, हाइड्रोजन का योग होता है वो अपचयन में। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसका व्याख्या भी लिख सकते हैं, जो कि 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है। चलो यहाँ पे हो गया। अब चलो निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखे, क्वेश्चन नंबर 15 में, ये भी 4 मार्क्स के लिए है। तो कितना पूछा गया है, 1 2 3 4, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक सूत्र के लिए आप लोगों को 1 मार्क्स मिलेगा। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड का तो बहुत आसान है, CaO, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, और कॉपर सल्फेट का हो जाएगा CuSO4। हो गया तीनों का। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड CO, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, कॉपर सल्फेट CuSO4। एक काम करो, इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट लो, याद रखना ये चारों। और जितने भी है आप लोगों के केमिस्ट्री में ऐसे रासायनिक सूत्र, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम ऑक्साइड, अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड तो यहीं पे पूछा गया है, ग्लूकोज वगैरह, जितना भी आप लोगों का रासायनिक सूत्र है पूछा गया है, उसका रासायनिक सूत्र आप लोगों को अच्छे से याद रखना होगा। और कभी कभार ऐसा भी दे दिया जाता है कि रासायनिक सूत्र दे दिया जाता है, इसका सामान्य सूत्र पूछ लिया जाता है। तो अगर कह दिया जाए कि NaOH का सामान्य सूत्र बताइए, तो आप लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना होगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दर्पण सूत्र वो आवर्धन का सूत्र लिखे। कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ये जो है ये मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें थोड़ा बहुत सा डिस्कस किया था मैंने, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना। और ओम का नियम, इसको भी मैंने सत्यापन किया था, प्रूव किया था बहुत दिन पहले का। मैंने एक्चुअली 2 वीडियो बनाया था, तो जो लेटेस्ट बनाया था मैंने ओम का नियम के ऊपर, वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। 1 मिनट, अगर मुझे नोट्स मिलता है तो मैं अभी आप लोगों के सामने लाती हूँ, अगर मुझे नोट्स मिलता है तो। 1 मिनट का टाइम दो। देखो यहाँ पे मेरे पास है तो, लेकिन इसको फिर से बेसिक से मुझे समझाना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि ओम का नियम, विभवांतर क्या होता है। यानी यहाँ पे जो आप लोगों को सूत्र दिख रहा है, जैसे कि मैंने अभी प्रतिरोध का बताया, V/I। ओम का नियम को आप लोगों को लिख कर सत्यापन करने के लिए पूछा जाता है 4 से 5 मार्क्स के लिए, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा। तो डिस्क्रिप्शन में ओम का नियम का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। तो 5 मार्क्स के लिए है, यानी बेहद जरूरी है ओम का नियम, तो वो आप लोग वहां पे जाके देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग अभी के लिए रखते हैं साइड में। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर धातु और अधातु में 5 अंतर लिखने के लिए कहा गया है। क्या क्या?
धातु और अधातु में 5 अंतर लिखने के लिए कहा गया है। तो धातु और अधातु का आप लोग चैप्टर जिसमें पढ़े थे उसमें आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन था, है ना। तो अगर हम लोग कहें कि धातु और अधातु में 5 अंतर हमें लिखना है, तो पहला अंतर हम क्या लिख सकते हैं? पहला अंतर लिख सकते हैं कि अधिकतर धातुएं विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होती है, ठीक है। धातु क्या होती है? वो विद्युत का सुचालक होती है, लेकिन अधातु जो होती है वो विद्युत का कुचालक होती है। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर हम लिख सकते हैं कि धातु जो होती है वो आघात वर्धनीय होती है, तन्य होती है, ठीक है, लेकिन अधातु ऐसा नहीं करती है, ठीक है। फिर तीसरा अगर हम लोग अंतर लिखने जाए तो धातु जो होती है वो सामान्यतः कठोर होती है, ठीक है ना, सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन अधातु जो होती है वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कठोर होती है। लेकिन अगर हीरे की बात कर लिया जाए, हीरा तो अधातु है लेकिन वो कठोर होती है, ठीक है, तीसरा रीजन। चौथा रीजन हम लोग लिख सकते हैं कि धातु सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन हम लोग उसमें देखते हैं कि वो कभी कभार लिक्विड भी होती है, कभी कभार ठोस भी होती है, लेकिन अधातु भी ऐसा नहीं करती। लेकिन और पांचवा रीजन हम लोग देख सकते हैं कि धातु जो होती है वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाती है, लेकिन अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। तो ये 5 रीजन हो गया। धातु और अधातु में 5 अंतर हो गया, है ना, 5 अंतर हो गया। तो ये जो है 5 मार्क्स के लिए है। तो मतलब एक अंतर के लिए आप लोगों को 1 मार्क्स मिलेगा। तो 5 अंतर मैंने बता दिए हैं, ये आप लोग खुद लिख सकते हैं। अगर मैंने बता दिया आप लोग खुद लिख सकते हो ना, आई होप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो धातु अधातु में क्वेश्चन पूछा गया है। तो धातु अधातु से चैप्टर से जो है बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल गए, यानी वो जो चैप्टर है वो आप लोग अच्छे ढंग से कर लेना, ओके। फिर है निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। यहाँ पे संरचना सूत्र लिखने के लिए कहा गया एथेनाइक अम्ल, मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन, बेंजीन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ना कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर एथेनाइक अम्ल यानी एथेनिक एसिड की बात की जाए तो इसका मतलब ये किस में आता है? ये जो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के समूह में आता है। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। एथेनाइक अम्ल का संरचना सूत्र CH3COOH, ये किस में आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है ना। अब मीथेन हो जाएगा CHO4, ठीक है। प्रोपेन का हो जाएगा C5, अगर C5 है तो H कितना हो जाएगा? H12 हो जाएगा प्रोपेन का। पेंटेन का हो जाएगा C3H8 है ना। तो C5H12, ये क्या हो जाएगा? ये पेंटेन हो जाएगा। पेंटेन का सामान्य मतलब संरचना सूत्र हो जाएगा C5H12। और यहाँ पे प्रोपेन का हो जाएगा C3H8। बेंजीन का क्या हो जाएगा? तो बेंजीन का हो जाएगा C6H6, ठीक है, बेंजीन का हो जाएगा C6H6। तो आई थिंक आप लोगों को ग्रुप ए तो क्लियर हो चुका होगा, जिसमें आप लोगों का फिजिक्स था और साथ में केमिस्ट्री था। फिजिक्स और केमिस्ट्री उपलब्ध था ग्रुप ए में। तब ग्रुप बी की बारी, जिसमें बायोलॉजी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देख रहे हैं 1-1 मार्क्स करके। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी डिस्कशन कर लेते हैं ग्रुप बी की भी। तो क्वेश्चन नंबर 19 पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का। पूछा गया है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, ठीक है, हमें पता है, जो संबंधित है। देखो ऐसा मैंने आप लोगों के लिए ऐसा काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर ऐसे काफ़ी सारे मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में देखना ना भूलना उन वीडियो को, बहुत ज़रूरी है। तो वृक्क जो है यानी फेफड़ा, तो फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा उत्सर्जन का काम करता है ना, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन में मदद करता है फेफड़ा यानी वृक्क, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? ऑप्शन में क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, यानी सभी की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है, सूर्य का प्रकाश के लिए भी, मतलब सूर्य का प्रकाश भी जरूरत है, यानी सनलाइट।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ये बहुत बार पूछा गया है ना, प्रीवियस ईयर में हमने डिस्कस भी किया था इसके ऊपर भी, कि जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल या फिर ऑक्सीजन का वहन। तो ये किसका वहन करती है? पादप। मतलब जाइलम क्या करती है पादप में? तो जल का वहन करती है, जल का वहन करती है जाइलम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखो अंडाशय, तो ये तो भाग है मादा जनन तंत्र का। अंडाशय तो है, गर्भाशय है, डिंब वाहिनी भी है, लेकिन क्या नहीं है? शुक्रवाहिका नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र में कोई मतलब उपयोगकारी नहीं है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे पूछा गया है, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? उड़हुल आप लोगों ने देखा होगा, बेसिकली लाल कलर का फूल होता है। तो बहुत लोग गुड़हल बोलते हैं, बहुत लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है? द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा ये द्विलिंगी है। उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी का। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये भी 1 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 20, डैश और डैश जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन यानी वैसे ईंधन जिसको बनाने में बहुत दिन लगता है, जीवाश्म से बनता है ना। तो जीवाश्म ईंधन में बहुत सारे दे सकते हो, पेट्रोल दे दो, फिर कोयला दे दो, और ये ऐसे ईंधन है जिसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन खर्च करने में कुछ ही मिनट लगते हैं। तो रक्त के 2 कार्य लिखे। तो रक्त के 2 कार्य, सबसे पहला तो लिख सकते हो ऑक्सीजन यानी O2 का परिवहन। O2 का परिवहन ये क्या करता है? ऑक्सीजन को क्या करता है? रक्त हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हर एक कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। फिर ऑक्सीजन ग्लूकोज का विखंडन करता है, ग्लूकोज का विखंडन हुआ, फिर ग्लूकोज का विखंडन से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या मिलता है? हमें मिलता है ऊर्जा। तो अगर रक्त का काम बताया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट है कि 2 ऐसे जंतुओं का नाम लिखे जिसमें बाह्य निषेचन होता है। तो जो 2 जंतु का नाम, तो 2 जंतु का नाम लिख दो कि गाय और मुर्गी। ठीक है, गाय मुर्गी लिख दो। ठीक है, तो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कैसे? तो धूम्रपान यानी स्मोकिंग, हाउ इज स्मोकिंग इंजरीज टू हेल्थ? तो देखो सबसे जो स्मोकिंग का सबसे मेन रीज़न, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इंजरी क्या होता है? वो कैंसर। कैंसर जो सबसे बड़ा होता है, मतलब 1 मिनट, कैंसर जो होता है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है धूम्रपान के लिए, क्योंकि धूम्रपान के लिए क्या होता है कि फेफड़े को, ये जो हमारा फेफड़ा है इसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है स्मोकिंग यानी धुआं। तो धुआं जो है वो हमारे सबसे ज़्यादा मतलब अटैक करता है हमारे फेफड़े को। तो फिर क्या होता है कि कई प्रकार के कैंसर होते हैं, फेफड़े में कैंसर होता है, गले में कैंसर हो सकता है, पेट में कैंसर हो सकता है। ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है हमारी शरीर को धूम्रपान। ठीक है, तो आप लोग ये थोड़ा बढ़ा के लिख सकते हो 2 मार्क्स के लिए, जितना कुछ मान लो 50 वर्ड में लिख दिया आप लोगों ने कि फेफड़े को इफेक्ट करता है यानी फेफड़े को प्रभावित करता है। तो फिर ये सब फेफड़ा जो है ये सिर्फ गले में हो सकता है, फेफड़े में भी हो सकता है, पेट में हो सकता है, तो कैंसर लिख देना। तो लैंगिक जनन के कोई 2 लाभ लिखो। ठीक है, ये जो है ये भी 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो 2 मार्क्स के लिए थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं अलग से समझा दूंगी। यहाँ पे जितने और 1-2 क्वेश्चन है, जैसे कि स्वयंपोषी तथा विषमपोषी में कोई 4 अंतर लिखो। तो 4 मार्क्स के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, अच्छा खासा थोड़ा सा पैराग्राफ वाइज लिखना पड़ेगा। 4 अंतर यानी 1 अंतर के लिए 1 मार्क्स। तो मैं क्या करूँगी, आप लोगों के लिए नोट सहित 4-5 मिनट का हर एक क्वेश्चन के ऊपर, जैसे कि इस क्वेश्चन के ऊपर 4-5 मिनट का एक वीडियो लाऊंगी, जिसमें हम स्वपोषी पोषण क्या है, विषमपोषी पोषण क्या है, और उसका 4 अंतर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं एक ऐसा वीडियो लाऊंगी, तो उसमें थोड़ा सा बात कर लेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अब चलो, दिए गए चित्र 1 और 2 में नामांकित करें, 2 कार्य लिखे।
तो यहाँ पे आप लोगों को कार्य लिखना है। यहाँ पे 27 में मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसके ऊपर भी शायद मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र। तो ऐसे कुछ वीडियोस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, और अगर नहीं है मैं देख लूँगी। अगर मुझे लिंक नहीं मिला, वीडियो नहीं मिला, तो कुछ ही दिनों में, मतलब अगर आज ये वीडियो अपलोड हुआ तो 1-2 दिन के अंदर मैं नोट सहित वीडियो ला दूंगी। ठीक है, नोट सहित वीडियो ला दूंगी, समझा दूंगी, फिर उसको टेलीग्राम में भी नोट आप लोगों को शेयर कर दूंगी। चलो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, है ना। यहाँ पे हमने पूरे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लिया है, जो मॉडल पेपर क्वेश्चन था आप लोगों का। तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना, एंड अपने दोस्तों के साथ से भी शेयर करना। तो बस आज के लिए इतना ही।